लेकिन जब 1914 में माराकाइबो के पास ऑयल डिस्कवर हुआ तब कंट्री ने एक साथ दो चीजें जीती, पैसे और मुसीबत। हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, जिसके पास ऑयल होता है उसके आसपास अमेरिका जरूर होता है। वेनेजुएला ने कहा कि ये ऑयल रिजर्व्स हमारे हैं, इसलिए तुम अमेरिकन कंपनीज यहाँ से भी निकल जाओ। एक बेड डिसीजन की वजह से उनका इन्फ्लेशन 2018 में ऑफिशियली 1,30,000% के ऊपर चला गया। एक ही चीज करनी पड़ेगी, निकोलस मदुरो को उठा लो। अमेरिका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की मीटिंग ओपोजिशन लीडर के साथ करता है, वो भी मदुरो को कैप्चर करने के 2 महीने पहले। एक बात क्लियरली पता चलती है कि यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर हमें अमेरिका और वेनेजुएला के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो हमें हेडलाइंस से नहीं बल्कि हमें इसे हिस्ट्री से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट किसी एक प्रेसिडेंट, किसी एक सैंक्शन या किसी एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि यह एक स्टोरी है जो ऑयल से शुरू होती है और पावर पे आके रुक जाती है। यह स्टोरी शुरू होती है 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड में, जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक नॉर्मल देश था जो कोकोआ और कॉफी पे डिपेंडेंट, पॉलिटिकली अनस्टेबल और ग्लोबल पावर के मैप पे ऑलमोस्ट इनविजिबल था। लेकिन जब 1914 में माराकाइबो के पास ऑयल डिस्कवर हुआ तब कंट्री ने एक साथ दो चीजें जीती, पैसे और मुसीबत। पैसे इसलिए क्योंकि दुनिया को ऑयल चाहिए था और मुसीबत इसलिए क्योंकि दुनिया को सिर्फ ऑयल चाहिए था। एंड सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय पे सऊदी अरब जैसे देशों में ऑयल डिस्कवर भी नहीं हुआ था। मतलब कि अब वेनेजुएला वो देश बन चुका था जिसकी किस्मत और जियोपॉलिटिक्स दोनों बदलने वाली थी। लेकिन हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, जिसके पास ऑयल होता है उसके आसपास अमेरिका जरूर होता है। इसलिए यूएस ऑयल कंपनीज जैसे कि स्टैंडर्ड ऑयल और शेल ने वेनेजुएला में रिफाइनरीज, पाइपलाइंस और पूरे के पूरे नए शहर बना दिए, क्योंकि अमेरिका को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रिलायबल एनर्जी चाहिए थी और वेनेजुएला के पास वो एनर्जी थी। इसलिए वेनेजुएला ने 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ऑयल कंपनीज और वेनेजुएलियन स्टेट के बीच प्रॉफिट लगभग 50-50 डिवाइड होगा। एंड दिस फेज इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बना तब वेनेजुएला उसका मोस्ट ट्रस्टेड पेट्रोल पंप बन गया, जिसकी वजह से 1950s आते आते वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का रिचेस्ट कंट्री बन गया था। इसके पीछे एक मेन रीजन यह था कि अमेरिका और वेनेजुएला दोनों नेबर कंट्रीज थे। ये देखिए, मैप में यहाँ अमेरिका है और यहाँ वेनेजुएला है। अगर अमेरिका को वेनेजुएला के पास से ऑयल इंपोर्ट करना है तो वो शिप के थ्रू 5 से 7 दिनों के बीच में पहुंच जाता था। इसके कंपेयर में अगर ऑयल सऊदी अरब से इंपोर्ट करना है तो वो सेम ऑयल पहुंचने में 30 से 40 दिन लग जाते थे। इसी की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ पार्टनरशिप की और यह पार्टनरशिप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि एक साइड अमेरिका को हैवी क्रूड ऑयल मिलता था और दूसरी साइड वेनेजुएला को डॉलर्स मिलते थे। इसलिए इन दोनों देशों के बीच काफी अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो गए थे। लेकिन 1992 में वेनेजुएला में एक हीरो आता है, प्लेन यूनिफॉर्म, टायर्ड फेस बट कॉन्फिडेंट वॉइस, और इस हीरो का नाम था ह्यूगो चावेज। चावेज को इंग्लिश स्पीकिंग सूट वेयरिंग लीडर नहीं था, वो सीधी बात बोलता था। Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. पूरे एरियाज में जाता था और खुद को आम लोगों का मसीहा कहता था। चावेज का एक सिंपल मिशन था कि वेनेजुएला का ऑयल दुनिया भर में बिक रहा था, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन ये पैसे घूम फिर के अमीर लोग और फॉरेन कंपनीज के हाथों में जा रहे थे, जिसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा था। इसलिए उसने कहा कि भाइयों, ये ऑयल हमारी जमीन का है और इससे मिलने वाला प्रॉफिट भी हमारा होना चाहिए, लेकिन ये सारा प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज ले जा रही है, इसलिए मैं आपके लिए ये पैसे उनके पास से छीन के वापस लाऊंगा। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो गरीबों का मसीहा बनना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है इलेक्शन जीतने के लिए, और ऐसा हुआ भी। 1998 में ह्यूगो चावेज इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन गया। वेनेजुएला के लोगों को पहली बार लगा
कि पावर में कोई अपना है। सबको लग रहा था कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एंड द शॉकिंग फैक्ट इज मे बी सच में ह्यूगो चावेज उन लोगों के लिए लकी चार्म था, क्योंकि चावेज के पावर में आते ही ग्लोबल प्राइसेस आसमान छूने लगी। ऑयल $10 पर बैरल से सीधा $30 तक चला गया था, जिसकी वजह से वेनेजुएला में पैसों की बारिश हो रही थी। इसलिए जहां 1999 में ऑयल एक्सपोर्ट से सिर्फ $14 बिलियन आ रहे थे, वहाँ साल 2004 तक ये नंबर $34 बिलियन तक पहुंच चुका था। सभी लोग बोलने लगे कि वाह, चावेज ने तो कमाल कर दिया। सबको लग रहा था कि ये हमारी विक्ट्री है, लेकिन ये विक्ट्री असली नहीं थी, ये सिर्फ एक इल्यूजन था, क्योंकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे उसे चावेज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज या कोई न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन पैसों से उसने गवर्नमेंट शॉप्स खोल दी जहां सामान मार्केट प्राइस से 50 to 70% सस्ता मिलता था, जिसकी वजह से लोकल फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे वेनेजुएला अपना खाना तक भी बाहर से इंपोर्ट करने लगा था। इसके बाद चावेज ने दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने एक साथ 18,000 एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और ऑयल एक्सपर्ट्स को एक साथ निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने फ्रीबीज और ऑयल मनी के मिस यूज पे सवाल उठाए थे। ये लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन के मास्टर्स थे, जियोलॉजी, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन चावेज ने इन लोगों की जगह पे अपने लॉयल सपोर्टर्स और मिलिट्री वालों को रिफाइनरीज में भर दिया, जो सिर्फ पॉलिटिक्स जानते थे। But they fools didn't even know the basics of oil extraction. And because of that, 2006 से लेके 2010 तक इक्विपमेंट फेलियर्स, माइनर रिफाइनरी फायर्स एंड शटडाउन के केसेस सामने आने लगे। एंड द मेन टर्निंग पॉइंट इज साल 2012, क्योंकि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज में से एक आमवॉय रिफाइनरी में एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 48 से ज्यादा लोगों की डेथ और हजारों लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। On August 25th, 2012, one of the biggest oil refineries in the entire world was just completely shattered by a massive explosion. The black cloud of smoke and irrepressible flames from the Amway refinery, 2 storage tanks, was caused by bad maintenance and irresponsibility. ऐसा ही होता है जब अनपढ़ों के हाथ में रिफाइनरीज चलाने दे देते हैं। और इन सब के बीच रॉबिन हुड ह्यूगो चावेज ने अपना अलग ही दिमाग चलाया। उसने सोचा कि जब ऑयल वेल्स मेरी है तो मैं 50% प्रॉफिट फॉरेन कंपनीज को क्यों दूं? मैं खुद ऑयल निकालूंगा, उसे खुद बेचूंगा और उससे खुद पैसे कमाऊंगा। फिर क्या होना था? 2007 में ह्यूगो चावेज ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने एक्सॉन मोबिल, जो अमेरिका की मेजर मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन है, उसे और बाकी की ऑयल कंपनी से कहा कि या तो अपनी कंपनी का 60% हिस्सा वेनेजुएला की स्टेट ओन कंपनीज के नाम कर दो, या फिर कंट्री छोड़ के निकल जाओ। और चावेज यहाँ पे ही नहीं रुका, उसने ओवरनाइट अमेरिकन कंपनीज के ऑयल वेल, रिफाइनरीज और मशीन पे फोर्सफुली कब्जा कर लिया। और यही से अमेरिका भड़क गया, क्योंकि उनके लिए यह कोई छोटा लॉस नहीं था, क्योंकि अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने वेनेजुएला में 70 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए थे। पर एक डिसीजन में ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। Venezuela's president isn't too impressed with ExxonMobil right now. Chavez accuses the U.S. petroleum giant of stealing Venezuelan oil. We will never give this, our wealth, our nation, to the United States empire. It was the first international company to pull out of Venezuela. लेकिन 2010 में अमेरिका को उन्हीं की बॉर्डर्स के पास से इतना ज्यादा ऑयल मिला कि वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गए। एंड दिस मॉडर्न एरा इज कॉल्ड द शेल रिवॉल्यूशन। America will become the world's largest oil producer as soon as this year. This is the biggest boom the state has ever seen. यहाँ से अमेरिका के सुनहरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि जब एक्सॉन मोबिल वेनेजुएला को छोड़ के गायाना पहुंची, तब उन्होंने वहां 2015 में बहुत बड़े ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर किए, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइंड्स ऑफ दिस सेंचुरी। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला को पता चला कि गायाना में ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, वैसे ही इन दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट 100 सालों से चल रहा था, उसने आग पकड़ ली। वेनेजुएला ने कहा कि ये ऑयल रिजर्व्स हमारे हैं, इसलिए तुम अमेरिकन कंपनीज यहाँ से भी निकल जाओ। और ये ऑर्डर दिया गया था निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट द्वारा। और यही वो मोमेंट था जहाँ से अमेरिका और मदुरो के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि जब 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हुई, तब चावेज की पावर आती है निकोलस मदुरो के हाथों में। Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. एक फॉर्मर बस ड्राइवर जो चावेज का लॉयल था, पर उस जैसा लीडर नहीं था। मदुरो को एक ऐसी कंट्री मिली थी जो ऑलरेडी ऑयल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी और जिसका सिस्टम सिर्फ हाई ऑयल प्राइसेस पर ही सरवाइव कर सकता था। बट जहां ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के लिए लकी चार्म था, वहां मदुरो वेनेजुएला के लिए बैड लक था, क्योंकि 2014 के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए
ऑयल $100 पर बैरल से सीधा $40 से $50 पर आ गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म होने लगे। इसलिए वेनेजुएला ने सोचा कि अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो हम भी वही टेक्टिक यूज करते हैं जो अमेरिका हर बार यूज करता है, विच इज जब भी कोई क्राइसिस आए तब मनी प्रिंटिंग मशीन को मैक्स पे चला दो। इसलिए वेनेजुएला ने भी पैसे प्रिंट करना शुरू कर दिया। लेकिन हर कोई अमेरिका नहीं होता, क्योंकि वेनेजुएला के इस एक बेड डिसीजन की वजह से उनका इन्फ्लेशन 2018 में ऑफिशियली 1,30,000% के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से वेनेजुएला की करेंसी वर्थलेस हो गई। यह देखिए, ग्रोसरीज लेने के लिए भी नोटों के बंडल्स देने पड़ रहे हैं। यह है वेनेजुएला की हालत। अमेरिका को लगा कि अगर हम मदुरो को गवर्नमेंट से हटा देंगे तो यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यूएस ने कहा कि मदुरो इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहा है, अपोजिशंस को जेल में डाल रहा है और डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा रहा है, तो हम ये सब रोकने के लिए वेनेजुएलियन ऑयल पे सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन यह प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि मदुरो कहीं नहीं गया। उल्टा इसकी वजह से वेनेजुएला की 1/4 पॉपुलेशन ने देश छोड़ दिया और 2013 से लेके 2021 के बीच वेनेजुएला की जीडीपी भी लगभग 75% कोलैप्स हो गई। पर वेनेजुएला को पता था कि अगर उन्हें यूएस के खिलाफ लड़ना है तो उन्हें एंटी यूएस अलाइज के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। सो दे शेक देयर हैंड विथ नन अदर देन ड्रैगन एंड ऑयल माफिया। वेनेजुएला ने चाइना को 20 to 30% डिस्काउंट में ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया और चाइना ने भी इसके बदले में उन्हें $50 to $60 बिलियन की लोन प्रोवाइड की। साथ ही साथ रशिया ने भी वेनेजुएला को वेपन्स और शैडो टैंकर्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से वेनेजुएला की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रही थी। लेकिन दूसरी साइड अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसके बैकयार्ड में रशिया और चाइना जैसे एंटी यूएस अलाइज अपना बेस बना रहे थे। गायाना में एक्सॉन मोबिल का ऑयल नया कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन चुका था और मदुरो की सरकार गिरने की बजाय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। इसलिए यूएस ने कहा कि अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, निकोलस मदुरो को उठा लो। सबको पता है कि अगर कोई भी लीडर अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने आवाज उठाने की भी कोशिश करता है तो अमेरिका उसकी सरकार गिराने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। जैसा ईरान में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, वैसे ही अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 के दिन अपनी डेल्टा फोर्सेस को वेनेजुएला में भेजा और डिक्टेटर निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। Thank you very much. This is big stuff. Appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Venezuela's capital city has been jolted awake in the dead of night. Nicolas Maduro had been captured and flown out of the country. It was carried out by the elite Delta Force. 1989 के बाद लैटिन अमेरिका की यह सबसे बड़ी अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए ये एक्शंस लिए थे। बट अगर डेमोक्रेसी इतनी ही प्यारी थी तो 1950s में तो वेनेजुएला में मिलिट्री रेजिम थी, फिर भी अमेरिका को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? उस समय तो डेमोक्रेसी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, पर उस समय पे ऑयल मिल रहा था और आज ऑयल नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों को डेमोक्रेसी की अचानक याद आ गई। और चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि अमेरिका सच में डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहता है, तो अमेरिका को तो मदुरो के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की मीटिंग अपोजिशन लीडर के साथ करता है, वो भी मदुरो को कैप्चर करने के 2 महीने पहले। मतलब कि मे बी ये प्री प्लान था कि वेनेजुएला में सरकार गिरने वाली थी और उसके बाद एक सरकार आने वाली थी जिसका कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथों में होने वाला था। पर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पे कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जहां कनाडा के पास 163 बिलियन, ईरान के पास लगभग 209 बिलियन और सऊदी अरब के पास करीबन 267 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। वहां वेनेजुएला अकेला
303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल लेके बैठा हुआ है, जो ज्यादातर हैवी क्रूड ऑयल है। और अमेरिका को यही क्रूड ऑयल चाहिए क्योंकि उसकी लगभग 45 to 50% रिफाइनरीज स्पेसिफिकली हैवी क्रूड ऑयल प्रोसेस करने के लिए ही बनी हुई है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े अनटैप गोल्ड रिजर्व्स है और ये सभी चीजें अमेरिका को चाहिए। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पे ये एक्शंस लिए थे और इन एक्शंस का रिएक्शन भी मार्केट ने दिया। 3 जनवरी के बाद गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर चले गए क्योंकि दुनिया में जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर्स सीधा सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हो। हमने आगे देखा कि वेनेजुएला के पास सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स थे, लेकिन अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद भी ऑयल प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आया। और इसके पीछे का रीजन ये है कि वेनेजुएला ग्लोबल ऑयल सप्लाई में सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अभी के लिए तो ऑयल प्राइसेस सेफ है, पर दूसरी साइड अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो वेनेजुएलियन ऑयल टैंकर सीज कर रहा है और सारे सी रूट्स टाइट कर रहा है, जिससे एक बात क्लियरली पता चलती है कि यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी वेनेजुएला के डाउनफॉल की असली कहानी और इस कहानी से हमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1 इज ऑयल पावर देता है, लेकिन प्लानिंग के बिना वही ऑयल देश को बर्बाद भी कर सकता है। वेनेजुएला इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। लेसन नंबर 2 इज ग्लोबल पॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी अक्सर रीजन नहीं होते, वो सिर्फ टूल्स होते हैं ऑयल जैसे ब्लैक गोल्ड को पाने के लिए, मे बी जैसा अमेरिका कर रहा है वैसे ही। एंड एट लास्ट लेसन नंबर 3 इज शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल विंस लॉन्ग टर्म नेशनल लॉसेस में बदल जाते हैं। जैसे चावीज ने एक साइड वोट के लिए गवर्नमेंट शॉप्स खोल दी, दूसरी साइड उसने 18,000 एक्सपर्ट्स को निकाल दिया और फिर उसने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अमेरिकन कंपनीज को भी देश से बाहर निकाल दिया, जिसका बिल बाद में पूरी कंट्री को पे करना पड़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो कि आप न्यूज़ सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे समझे भी कि पावर कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट और बिजनेसेस कैसे बनते हैं और गिरते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।